सिर दर्द को सिर्फ हेडेक समझकर इग्नोर करना क्या कभी खतरनाक हो सकता है? स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण कैसे पहचानें? क्या ज्यादा स्क्रीन टाइम आपके ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है? इन सभी जरूरी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारा खास पॉडकास्ट, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आभास कुमार ने माइग्रेन, स्ट्रोक, सीजर्स, डिजीनेस और ब्रेन हेल्थ से जुड़े कई जरूरी सवालों पर विस्तार से बात की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभांजलि तोमर और आप देख रहे हैं आचरण पॉडकास्ट। तो आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आभास कुमार, जो कि ग्वालियर के जाने माने न्यूरो फिजिशियन हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम सर आपका, एंड मैं जानना चाहूंगी आपकी मेडिकल जर्नी के बारे में और आपने ये फील्ड क्यों चूज किया। मेरा नाम डॉक्टर आभास कुमार है। मैंने 2007 में MBBS ज्वाइन किया था। आई डिड माई MBBS फ्रॉम मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। उस समय मैं 12th, आई वॉज डूइंग 12th इन बैंगलोर। तो जैसे ही हम लोग को मेडिकल सीट मिली, आई ज्वाइन दी MBBS ज्वाइन करने का बेसिक मोटिव या बेसिक मोटिवेशन क्या था? एक्चुअली माई फादर ऑलवेज वांटेड कि परिवार में कोई डॉक्टर रहे, एंड ही हैड बीन सीइंग कि जैसे जैसे डॉक्टर्स लोगों की सेवा करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे लोगों की लाइफ बदल देते हैं। तो उस पर्पज से, एंड वो भी मेरे भी दिमाग में कहीं बैकग्राउंड में था कि हाँ, लोगों की थोड़ी सेवा करनी है। तो आई ऑप्टेड 2007 में बैकग्राउंड में ये लेके ज्वाइन द मेडिकल कॉलेज। आफ्टर फिनिशिंग माई MBBS 5.5 साल का इंटर्नशिप लेके होता है। देन आई डिड माई DNB जनरल मेडिसिन फ्रॉम दिल्ली। वो करने के इमीडिएटली 6 महीने के अंदर आई गॉट माई सुपर स्पेशलिटी सीट ऑल्सो। तो वो भी मैंने दिल्ली से ही किया इन न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि थोड़ा सा मेरे को एनालिटिकल एनालिसिस, डायग्नोसिस, सिम्टम्स को एनालाइज करना, लोगों की लाइफ को चेंज करना, वो मेरे को थोड़ा पसंद है। इस चक्कर में मैंने न्यूरोलॉजी ब्रांच चूज की। आपकी जो MBBS की जर्नी थी, उसमें कोई ऐसा एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसने बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया हो, आपको सपोर्ट किया हो, ऐसा कोई है? फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स लड़के लड़कियां दोनों थे। एक्चुअली MBBS में होता ऐसा ही है कि अगर आप आज तक फेल होने की अगर आपकी हैबिट नहीं रही है टिल 12th, तो आप तैयार रहिए, MBBS में फेल होने के चांसेस बहुत हैं। तो यूजुअली जो टेस्ट होते हैं उसमें शुरुआत में फर्स्ट ईयर में तो बहुत लोगों को झटके लगते हैं। इवन मैं भी पहली बार जीवन में MBBS में बायोकेमिस्ट्री में 1 नंबर से फेल हुआ था फर्स्ट इंटरनल में, बट उसके बाद नहीं, उसको मोटिवेशन रखा हमने। वी केप्ट ऑन स्टडीइंग। तो फ्रेंड्स ने मदद की। उसमें टेबल्स में हम लोग को डिवाइड किया जाता है, बैचेस बन जाते हैं मोटा मोटी। तो जो बैच में है, कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, किसने कुछ मदद कर दी, किसने कुछ कॉन्सेप्ट समझा दिए। तो ऐसे कई बार दोस्त बैठ के डिस्कशन किए जा रहे, तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं देन मगिंग अप द एंटायर थ्योरी। तो यस, डेफिनेटली फ्रेंड्स जो भी मेरे जर्नी में रहे MBBS में, दे हैव हेल्प्ड मी। न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन किस टाइप के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं? देखिए, न्यूरोलॉजिस्ट 2 डिवीजन होते हैं। एक न्यूरो सर्जन होता है, एक न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। किसी भी फील्ड में 2 टाइप के डॉक्टर आपको मिलेंगे। एक आपने देखे होंगे, सुने होंगे कि ये फिजिशियन, MD फिजिशियन डॉक्टर है जी, और एक ये जनरल सर्जन है। यही सेम डिवीजन हर सुपर स्पेशलिटी में है। ऐसे ही जो सर्जरी से डील करते हैं इन न्यूरोलॉजी के केसेस में, दे आर कॉल्ड एज न्यूरो सर्जन्स। एंड जो डॉक्टर्स जो दवा से ठीक करने का वो अपना टैलेंट रखते हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूरोलॉजिस्ट्स। कई फील्ड्स आती हैं जो ओवरलैप करती हैं। कई फील्ड्स आती हैं जहाँ पे, जैसे मान लीजिए बैक पेन है, बैक पेन न्यूरोलॉजिस्ट भी डील करते हैं, न्यूरोसर्जन्स भी डील करते हैं, इवन ऑर्थोपेडिशियंस भी डील करते हैं। हाँ, तो वो ये सब फील्ड्स थोड़ी ओवरलैपिंग फील्ड्स हैं, तो एनीबडी कैन डील। तो बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट आमतौर पे जो कोर न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स होते हैं, वो एपिलेप्सी के होते हैं, स्ट्रोक के होते हैं, जो डिमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनके, डिमेंशिया के होते हैं, एपिलेप्सी के हो गए, एंड मसल वगैरह की वीकनेस में आते हैं उसके हो गए। तो भाई जैसे आपने सुना होगा हाथ में सुनपन होता है, झनपन होता है, वो सब भी पेशेंट्स नॉर्मली हमें डील करते हैं एज ए न्यूरोलॉजिस्ट। पेशेंट्स में जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलते हैं? देखिए, रूटीनली जो मेरी OPD चलती है उसमें आमतौर पे कॉमनली आई गेट टू सी हेडेक बहुत कॉमन है। आमतौर पे हेडेक को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं आमतौर पे। एक होता है प्राइमरी हेडेक्स, एक होते हैं सेकेंडरी हेडेक्स। इन दोनों में अंतर होता क्या है? प्राइमरी हेडेक्स मतलब एज सच ब्रेन में कोई चेंज नहीं है,
जैसे ब्रेन के किसी स्ट्रक्चर में कोई गांठ गठान नहीं है, कोई क्लॉटिंग नहीं हुआ, कोई नस नहीं फटी है, कोई सूजन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी हेडेक्स। तो उनके कई कैरेक्टर्स होते हैं जो मोस्ट कॉमनली हम डील करते हैं, उसे कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन है, टेंशन टाइप ऑफ हेडेक है, क्लस्टर हेडेक्स हैं, वो सिफेल्जियाज होते हैं दुनिया भर के। एंड सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं जिनमें कोई गठान की वजह से सर दर्द हो रहा है, कोई सूजन की वजह से हो रहा है, कोई नस फट गई उसकी वजह से हो रहा है, किसी को लकवा लग गया है, कोई ट्यूमर है, ऐसा। तो एज अ डॉक्टर मेरी ओपीडी में एज न्यूरोलॉजिस्ट मैं जो कॉमनली डील करता हूँ इज माइग्रेन एंड टेंशन टाइप ऑफ हेडेक्स। बहुत कॉमनली, बहुत मतलब 25 पेशेंट्स में से आपको 12-15 पेशेंट तो इसी के मिलेंगे। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए? हेडेक में स्पेशली सिम्टम्स जैसे आपके हेडेक का कैरेक्टर हाल फिलहाल में बदला है, या हाल फिलहाल में हेडेक चालू हुआ है, मतलब सर अब तक सही था, जीवन में पहली बार 2 हफ्ते से मुझे हेडेक हो रहा है और उल्टियाँ हो रही है, साथ में आंखों से धुंधला दिख रहा है, कभी कभी डबल भी दिखता है, कभी कभी सर अचानक सवेरे उठता हूँ तो एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, कभी किसी को फिट्स आ गए हैं, फिट्स लेके पेशेंट फैमिली वाले लेके आते हैं तो हम पूछते हैं कि कभी इनको हेडेक रहा है, तो वो खुद बोलते हैं हाँ सर 15 दिन से बताया था हेडेक था, उल्टियाँ भी हुई थी, देखो आज सवेरे फिट्स आ गए। तो ऐसा कभी भी कुछ हो, धुंधला दिखे, डबल दिखे, कैरेक्टर आपके हेडेक का चेंज हुआ है, कई लोग होते हैं सर पहले माइग्रेन था बट उससे इसमें अंतर है, वो हेडेक जैसा होता था अभी वाला हेडेक इज डिफरेंट, हाल फिलहाल में चालू हुआ है, किसी को लकवा लग गया है, किसी को उल्टियाँ हो रही हैं, रुकी नहीं रही हैं, किसी को फिट्स आ गए हैं, तो ऐसा कभी भी कुछ हो तो इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड सीरियस। आप डेफिनेटली अपने न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजी जो भी आपके नज़दीकी हैं उनसे मिलिए और उनको डिसाइड कर लेने दीजिए कि क्या हम इन सिम्टम्स को सीरियसली लें या ना लें। इस चक्कर में हो सकता है हम आपको कि कुछ जांचें भी कराएं, तो बेटर है कि आप जांचें करा लीजिए, क्योंकि अगर चीज़ें जेन्युइनली रही आपके दिमाग में और हमने उनको मिस किया तो वो फिर खतरनाक भी हो सकती है आगे चल के। तो चीज़ों को सही करने का सबसे पहला टारगेट होता है कि आप उन चीज़ों को पहले पकड़ोगे तभी आप जल्दी इलाज कर पाओगे। माइग्रेन और हेडेक में डिफरेंस क्या है? हेडेक एक स्पेक्ट्रम है, एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर मैंने आपको बताया प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेडेक्स आते हैं। प्राइमरी हेडेक का एग्जांपल है माइग्रेन, टेंशन टाइप ऑफ हेडेक, क्लस्टर हेडेक, हेमिक्रेनिया कंटिन्यू और दुनिया भर की चीज़ें हैं, सम सोना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये प्राइमरी हेडेक्स है क्योंकि जब हम इनकी पेशेंट्स की जांच कराते हैं, पेशेंट हमसे पूछते सर आपने जांच तो क्या, इसमें निकला तो कुछ भी नहीं, दैट इज प्राइमरी हेडेक। ठीक है। सेकेंडरी हेडेक क्या होते हैं, अब मान लो किसी को ब्रेन में ट्यूमर है, उसमें सूजन है जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी हेडेक, बिकॉज वो हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्यूमर। किसी के ब्रेन में खून की गांठ है जो फूली हुई है, उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, उसकी वजह से पलक झपक गई है, उसकी वजह से इंसान ने बोलना बंद कर दिया, फिट्स आ गए हैं, तो ऐसे किसी भी चीज़ से होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी हेडेक। तो मोस्ट कॉमनली जो हेडेक की जो अम्ब्रेला टर्म है उसमें जो मोस्ट कॉमन हेडेक्स होते हैं वो माइग्रेन ही होते हैं, और बची कुछ चीज़ों को पता करने के लिए हम उनकी जांचें कराते हैं। माइग्रेन किस चीज़ से ट्रिगर होता है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो मैं इवन अपने पेशेंट्स को समझाता भी हूँ। मोस्ट कॉमनली माइग्रेन का ट्रिगरिंग फैक्टर है खाली पेट रहना, या खाने को स्किप करना, या लेट खाना खाना। सेकंड, आपकी नींद पूरी नहीं होती टाइम से, ये पूरी नहीं करते हैं आप, 2-4 घंटे सोए फिर जग गए। थर्ड, आप डिहाइड्रेटेड हैं, ढंग से पानी वानी नहीं पी रहे हैं। चौथा, फीमेल्स को कभी पीरियड्स के आसपास में हो सकता है। किसी इंसान को, देखिए किताबों में तो लिखा है कि एनीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग द सन कैन कॉज माइग्रेन, कुछ भी ट्रिगर कर सकता है। इवन स्मेल, कोई बहुत तगड़ा परफ्यूम मार के आया है, आपने स्मेल किया, नहीं बोलते सर में चढ़ जाता है, वो माइग्रेन का पार्ट ही है। कोई बहुत ब्राइट लाइट है, उससे आपको हो सकता है धूप में निकले, ब्राइट सूरज की रोशनी लगी, सर दर्द चालू हो गया, और ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कहीं बाहर कोई प्रोसेशन चल रहा है, उससे हो गया। किसी को चाय कॉफ़ी पीने से ठीक होता है, किसी को हो जाता है, किसी को चॉकलेट खाने से हो जाता है। तो बेसिकली जब भी मेरे पास माइग्रेन का पेशेंट आता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि भैया देखो, आप ट्राई टू फिगर आउट कि किस चीज़ से हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं आप एक हेडेक की डायरी बनाइए। अभी आपको हेडेक हुआ, अभी आप दवाइयाँ लीजिए, पहले अपने को सेटल कर लीजिए, तो उस डायरी में लिखिए कि क्या कर रहा था मैं, क्या हुआ था। तो जब ऐसे 2-4-5 अटैक्स आपको आ जाएंगे तो आप देखिए कि व्हाट इज़ कॉमन क्या है। तो जो कॉमन है उससे फिर हाथ जोड़ के दूर रहिए, क्योंकि वो ट्रिगरिंग फैक्टर है आपका।
ट्रिगर को पहचानने के लिए कोई जांच नहीं है, वो जैसी स्टोरी आप बताएंगे उसके बेसिस पे हम आपको गाइड कर सकते हैं कि ये ट्रिगरिंग हो सकता है। अक्सर माइग्रेन होने पर लोग पेन किलर्स लेते हैं। यस। तो पेन किलर्स जितना हमें पता है अच्छे नहीं होते बॉडी के लिए, बट ये कितनी मात्रा में लेने चाहिए और कितनी मात्रा में नहीं लेने चाहिए, और क्या पेन किलर्स एक्चुअली बेनिफिशियल होते हैं या फिर उनको लेने का कोई वो नहीं है? नहीं, देखिए पेन किलर डेफिनेटली बेनिफिशियल होते हैं, मैं भी ट्रीटमेंट में देता हूँ पेन किलर, बट यस उनको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देना चाहिए। जो हम लोग देते हैं नाप्रोक्सन सोडियम है, पैरासिटामोल है, समटाइम्स कोई कॉम्बिफ्लैम दे देता है, आइबुप्रोफेन वगैरह। तो बेसिकली पेन किलर्स आपको देने हैं। ऑब्वियसली पेन किलर ही आपके शॉर्ट टर्म में मदद करेंगे। इमीडिएट किसी को डॉक्टर साहब सर में दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा, प्लीज़ कुछ कीजिए, तो वहाँ पे यू हैव टू गिव पेन किलर, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पेन किलर से जो हमें साइड इफेक्ट होते हैं, जिससे हमें घबराहट होती है कि कहीं किडनी पे असर तो नहीं डाल देंगे। तो किडनी पे असर डालने के लिए उनका दो ही बेसिक कारण होते हैं। या तो आपने पहला पेन किलर लिया जीवन में और उसने कोई रिएक्शन, जैसे एनाफिलैक्सिस होता है ना, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, उसे कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस, वैसा किसी को हो गया तो वो तो किसी के माथे पे नहीं लगा, वो हो गया तो हो गया, फिर उसके बाद से आपको पेन किलर यू नॉट सपोज टू टच। दूसरे होते हैं कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आप ढंग से पानी नहीं पीते हो, उसके ऊपर एक के बाद आप रूटीन बेसिस पे, डेली बेसिस, महीनों सालों से आप पेन किलर लिए जा रहे हो, ऑब्वियसली वो आपकी किडनी को अफेक्ट करेगा। तो पेन किलर से अगर किडनी को बचाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके हाथ में है कि आप हाइड्रेटेड पूरा रहिए। मिनिमम 3-4 लीटर, जो एडल्ट ह्यूमन मेल फीमेल होते हैं, 3-4 लीटर तो आप पानी पीजिए, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, 3 to 4 लीटर्स आपको पानी पीना है, तब जाके आपकी किडनीज विल बी हेल्दी। पेन किलर्स एक्यूट मैनेजमेंट में बहुत मदद करते हैं, देने होते हैं, बट हम शॉर्ट को 3 दिन, 2 दिन, 5 दिन ऐसे देते हैं। फिर उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तो खाइए। साथ में हम कुछ और मेडिकेशंस देते हैं जो हेडेक की या माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को, जैसे मान लीजिए किसी को 1 महीने में 15 बार सर दर्द होता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो 15 दिन पेन किलर्स खाए, तो ऑब्वियसली काफ़ी लंबा हो गया, तो हम उसको 2-3 दिन के लिए देते हैं और साथ में कुछ और मेडिकेशन चालू करते हैं ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो 15 बार है, 15 बार से 5 बार हो जाए, 5 बार से 2 बार हो जाए, ऐसे, इसलिए उसका इलाज भी लंबा चलता है। और इसी बीच में हम सामने वाले को बताते हैं कि आपकी जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर है, जो हमने कुछ बताया, कुछ आप पता कीजिए, जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उससे आप दूरी बना के रखिए। तो दवाइयाँ चलते चलते जब तक आपके 3 से 4 महीने हेडेक फ्री नहीं कटते हैं, तब तक आपका इलाज चलता है। और इसी दौरान आप बैकग्राउंड में खाना पीना, सोना, रहना, धूप से बचाव, ये सब अपना बैकग्राउंड में कीजिए, ताकि जब आपकी दवाइयाँ बंद की जाएँ तब आपको हेडेक रूटीन बेसिस पे ना हो। तब वंस इन अ वाइल हो तो वो तो वंस इन अ वाइल तो किसी को भी हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक के इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं और इसमें रिस्क कितना होता है? देखिए ब्रेन स्ट्रोक जिसमें हमने डिस्कस किया, 2 टाइप के होते हैं। एक में नस फट जाती है जिसमें खून लीक हो जाता है और वो ब्रेन के नसों को डैमेज करता है, उसे कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, जो अराउंड 15 से 20% का होता है। जो कॉमनली होता है उसे कहते हैं इश्केमिक स्ट्रोक। उसमें क्या होता है, नस चोक हो जाती है। जब नस चोक हो जाएगी तो खून आगे पहुंचेगा नहीं, जब खून आगे पहुंचेगा नहीं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन जाएगा नहीं, तो इवेंचुअली उसकी वजह से ब्रेन में डैमेज होता है। तो एक बहुत अच्छा निमोनिक है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, उसे कहते हैं बी फास्ट, BE फास्ट, FAST। निमोनिक में क्या है, बी फॉर बैलेंस। किसी भी इंसान का ऑल ऑफ ए सडन आधे घंटे पहले ठीक थे, अचानक ही स्थिति खराब हो गई, अचानक ही बैलेंस बिगड़ गया, चलने में दिक्कत आने लगी, तो बैलेंस का बिगड़ना। E आंख से देखने में समस्या आना। F फेशियल एसिमेट्री, मतलब चेहरे पे तिलछापन, मुंह तिरछा होना, चेहरा झूल जाना। F A आर्म, हाथ में कमजोरी आना, हाथ ढंग से उठाना पाना, दूसरे के मुकाबले आपका यह हाथ मस्त उठ रहा है बट ये नहीं आप उठा पा रहे हो। FA S स्पीच, आपको बोलने में दिक्कत होना, जबान लड़खड़ाना, ये बोल ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। और T इज फॉर टाइम टू कॉल फॉर हेल्प, ठीक है ना। तो जैसे ही किसी भी इंसान को ये सिम्टम्स आपके घर में, आपके आस पड़ोस में कहीं भी दिखें, ऑफिस में कहीं भी दिखें, आपको इमीडिएटली बिना दिमाग लगाए उनको नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाइए जहाँ पे स्ट्रोक को डील करने की फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तभी एक इसमें गोल्डन पीरियड का भी कॉन्सेप्ट आता है।
जो आमतौर पर हम लोग बोलते हैं हार्ट के लिए 1 घंटा है, तो इसमें 4.5 घंटे तक का, पहले था 3 घंटे का, उसको बढ़ा के कुछ एडवांसमेंट्स करके हम उसको 4.5 घंटे किया है। अब करते 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 ये इवन 24 घंटे तक चला गया है। तो जब कभी भी कोई इंसान, बट वो इन सेलेक्टेड केसेस, ऐसा नहीं कि हर केस में हम विल गो अहेड विद द ट्रीटमेंट। तो जो इंसान 4-4.5 घंटे के अंदर हमारे पास आ गया फ्रॉम दी ऑनसेट, आपको दिक्कत जिस समय चालू हुई उसी समय से लेके 4-4.5 घंटे के अंदर आप हमारे पास आ गए, हम या तो कोई सीटी स्कैन या हमारे कुछ कराएंगे, जिसके बेसिस पे हम एक डिसीजन लेते हैं। एक क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन दिया जाता है। तो क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन उसी केस में दिया जाएगा जिसमें नस चोक हुई है, जो कॉमन होता है। जिसमें नस फट गई है उसमें नहीं देना है गलती से भी, ठीक है। बट वो डिसीजन अल्टीमेटली जो डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन जो डील कर रहे हैं उनका हुआ। तो ये कोर टॉपिक है जो न्यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। न्यूरोसर्जन का रोल आ जाता है जब कोई क्लॉट बहुत बड़ा होता है, तब उसमें सर्जरी वगैरह कुछ ऐसा कुछ करना है, तब न्यूरोसर्जन का उसमें रोल आता है। दूसरा, कुछ केसेस में हम नसों के थ्रू जाके एंजियोग्राफी करके, डीएसए बोलते हैं, डीएसए करके हम जो क्लॉट होता है उसको भी खींच के निकाल सकते हैं। ये 6-8 घंटे तक में किया जा सकता है, बट इन कुछ सेलेक्टेड केसेस में ये अप टू इवन 24 आवर्स तक भी किया जा सकता है। तो ये है बेसिक गोल्डन आवर का बेसिक फंडा। जो हाई बीपी के मतलब ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होते हैं, या डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए स्ट्रोक आना, मतलब उनको स्ट्रोक आ सकता है, और क्या उनके सिम्टम्स ज्यादा होते हैं नॉर्मल पेशेंट या नॉर्मल लोगों के अकॉर्डिंग? बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब क्या है? दे आर दी फैक्टर्स जो स्ट्रोक को लाने में कारगर है। तो होता क्या है कि दे आर मॉडिफाइंग फैक्टर्स, ठीक है ना। ये आपकी कोमॉर्बिडिटी बढ़ाते हैं। कोमॉर्बिडिटी से हम इनको कंट्रोल क्यों करते हैं? बीपी को कंट्रोल क्यों करना है? शुगर कंट्रोल क्यों करना है? क्योंकि अगर इनको कंट्रोल नहीं किया, ये आपकी बॉडी पर डिलीटेरियस इफेक्ट डालेंगे, कुछ ना कुछ खराब इफेक्ट डालेंगे, हार्मफुल इफेक्ट डालेंगे। हार्मफुल इफेक्ट क्या है? किडनी खराब कर सकते हैं, नसें ब्लॉक कर सकते हैं, स्ट्रोक करा सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इनको कंट्रोल करना जरूरी है। इनको मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहा जाता है। मॉडिफाइबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको कंट्रोल करना आपके हाथ में है। आपको हो गया, फिर कंट्रोल भी तो करना है। तो कंट्रोल करने के लिए कुछ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी होती है, कुछ दवाइयों को फॉलो करना होता है, एंड ईमानदारी से जिस डॉक्टर ने आपको ये सब ट्रीटमेंट चालू किया उसके टच में रहिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो स्ट्रोक आपको नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और किसी का बहुत ही अनकंट्रोल्ड है, उसको नहीं होता है स्ट्रोक कई बार। तो कुछ उसमें जेनेटिक्स का भी रोल आ जाता है, कुछ उसमें नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर जैसे जेंडर हो गया, एज हो गई, इन सब का भी रोल आता है। स्पेशली कई बार पेशेंट जो शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं, जो मेरी स्टडी भी थी जब मैं न्यूरोलॉजी कर रहा था, तो एक होमोसिस्टीन करके एक केमिकल होता है, वो बढ़ जाता है खून में। जो शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं उनमें विटामिन B12 की काफ़ी डिफिशियंसी होती है। तो जब B12 की डिफिशियंसी होती है तो होमोसिस्टीन बढ़ जाता है। होमोसिस्टीन क्या करता है? दिमाग की और हार्ट की कोई भी अच्छी नस जो अच्छा खून कैरी कर रही है उसको ब्लॉक कर सकता है। तो आपको तो लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छा पौष्टिक आहार खा रहा हूँ, स्टिल मुझे कैसे हो गया? ये कारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसको आमतौर पे हम लोग मिस कर देते हैं। तो मैं जो वेजिटेरियन जो भी लोग हैं, आपकी डाइट वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, वेरी गुड, बट आप किसी ना किसी रूप से उसमें B12 का सप्लीमेंटेशन लीजिए, क्योंकि B12 कन्वेंशनली नॉनवेज सोर्स से मिलता है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना नॉनवेज चालू कर दीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा, बट यस, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आप कैप्सूल्स के माध्यम से, इंजेक्शंस के माध्यम से B12, फोलिक एसिड और कुछ B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स अपनी डाइट में लीजिए, ताकि ऐसे रिस्क को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा बीपी का प्रॉब्लम, मतलब लोगों को चक्कर आमतौर पे आते हैं, कभी किसी को वीकनेस की वजह से आते हैं, कभी किसी वजह से आते हैं, और लोग अक्सर उसे बीपी से कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या वो एक्चुअल में होता है या फिर नहीं? बीपी अगर आपका बढ़ा हुआ है, हमने आपका MRI कराया, उसमें ब्रेन में कोई लकवा लगा है, तो आप उसको ब्लेम कर सकते हो। कभी कभी आपको चक्कर है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में गई, स्ट्रेस में जाने पर बीपी शूट कर सकता है आपका। तो यहीं पे डॉक्टर का रोल आता है। देखिए, चक्कर आमतौर पर 3 जगहों से आते हैं। ब्रेन, उसे कहते हैं सेंट्रल कॉज। दूसरा कान के 3 हिस्से होते हैं। जो दिखता है तो बाहरी हिस्सा है, उसके बाद मिडल ईयर होता है, उसके अंदर एक इनर ईयर होता है, बहुत छोटा सा।
ठीक है ना, वहाँ से आ सकते हैं। उस कान से लेके जो दिमाग को सिग्नलिंग जा रही है, जिन फाइबर्स, जिन पाथवेज के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है, उनमें कोई दिक्कत हुई तो उससे हो सकता है। और वेरी रेयरली गर्दन से, जो हम आमतौर पे सुनते हैं कि चक्कर है तो हो सकता है सर्वाइकल हो, तो सर्वाइकल से भी हो सकता है। तो इन 3 चीज़ों से कॉमनली होता है, बट सर्वाइकल से उतना कॉमन नहीं होता जितना कॉमनली हम बोल लेते हैं, उतना कॉमन नहीं होता है। मोस्ट कॉमनली या तो ब्रेन या फिर कान से होता है। इसमें भी कान से कॉमनली होता है देन दी ब्रेन पार्ट। बट हम जांच कराते हैं कहीं ब्रेन की कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अगर ब्रेन में स्ट्रोक है और वो हमने मिस किया तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो इसीलिए जब कभी भी किसी पेशेंट को चक्कर आए हैं, न्यू ऑनसेट है, चक्कर आएंगे तो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा उसको। तो मैंने आपको जैसे बताया बी फास्ट, बी में सबसे पहला बी बैलेंस है। जैसे ही आपको बैलेंस हिला, आप इमीडिएटली न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपकी एमआरआई या सीटी स्कैन कुछ कराएंगे एंड लेट हिम डिसाइड कि इसको सीरियसली लेना है नहीं लेना है, एंड जो ट्रीटमेंट देंगे वो आप ईमानदारी से उसको फॉलो कीजिए। कभी कभी बॉडी में नमनेस और वीकनेस आ जाती है, तो उसको हमें इग्नोर करना चाहिए या फिर उस पर तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, एक होता है कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, थके हुए हैं, तो फटीग आ जाता है, दैट इज़ नॉर्मल। बट आपको ये फटीग महीनों चल रहा है, ऐसा 2 महीने से मेरे पाँव में झुंझुनाहट हो रही है, ठीक ही नहीं हो रही, मेरे को ना उठ के मैं बैठ गया हूँ तो मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मैं कोई भी काम जो ओवरहेड अबडक्शन करते हैं, मतलब सर के ऊपर का कोई भी काम, आप शेल्फ में कोई सामान रख रहे हैं, आप नहीं उठा के रख पा रहे, आप नीचे स्क्वाटिंग पोजीशन से उठ के नहीं बैठ पा रहे, ठीक है, आपकी ग्रिप आपकी कमज़ोर हो गई है, आप पाँव में थकावट सी, दर्द सा महसूस होते रहे। ये सब आम तौर पे विटामिन की डिफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन B12, विटामिन डी, इनकी कमी से होता है। आपकी मसल्स वीक हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज रूटीनली बेसिस में हम कर नहीं रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। कई बार नसें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, जो नसें जो एहसास देती हैं, जो हम टच करते हैं, जो एहसास आ रहा है, उसकी वजह से नमनेस, सुनपन, ये सब आ सकता है। और कभी कभी तो ऐसी विटामिन डिफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन कैन कॉज दिस। तो ये सब चीज़ों को एज ए डॉक्टर हम देखते हैं, टेस्ट कराते हैं, विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, कमी है तो इंजेक्शन लगवाइए आप, क्योंकि आपके बॉडी में स्टोर्स कम है तो इंजेक्शन ही लगवाओगे। डी की कमी है, उसका ट्रीटमेंट लीजिए। किसी और अगर नसों की दिक्कत है तो नसों की जाँचें होती हैं, वो जाँच कराइए। अगर नसों में किस पैटर्न में उसका इन्वॉल्वमेंट है, शुगर की वजह से है, डिफिशिएंसी की वजह से है, कहीं दबाव पड़ रहा है, कहीं कमर में दबाव पड़ रहा है, कहीं गर्दन में दबाव पड़ रहा है, किस रूप की वजह से क्या समस्या है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आती जाती है वैसे वैसे हम क्लियर होते जाते हैं, देन वी कैन गिव यू एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। दौरा लोगों को पड़ता है और लोग अक्सर बोलते हैं कि हमें इनको जूता सुंघाना चाहिए या मुंह में चम्मच रखनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या फिर दौरा पड़ने पे कुछ भी नहीं करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो दौरा पहचानने की दौरा है। दौरा कभी भी एक्चुअली कई टाइप के होते हैं, बट इन जनरल जो आम जनता देखती है उसमें होता क्या है कि इंसान की टंग बाइट होती है, आई बॉल्स जो आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, इंसान पूरा बेहोश होता है, वो आपकी बातों को रिस्पॉन्स नहीं देगा। ऐसा होता है कि आप उसकी छाती पर चढ़ भी जाएंगे तो भी वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, और हाथ पाँव अकड़ जाते हैं, झटके आते हैं, समटाइम्स मुँह से झाग भी निकलता है, ठीक है, और जीभ कट गई तो खून भी आ सकता है। समटाइम्स वो उसी कपड़े में सुसुपोटी भी पास कर सकता है, ठीक है, और 10-15 मिनट बाद, 5 मिनट बाद वो उसको होश में आएगा एंड वो कंफ्यूज सा रहेगा, कौन हूँ, कहाँ हूँ, ऐसे रहेगा। वो आप जब उससे रेलेवेंट बातें करोगे वो नहीं कर पाएगा, और आफ्टर पीरियड ऑफ हाफ एन आवर 1 आवर वो थोड़ा थोड़ा स्टेबल सा होता है। ये प्रॉपर दौरा है। क्या किसी को भी आ सकता है? किसी को भी आ सकता है, बट कुछ लोग वल्नरेबल होते हैं जिनको ईजिली आ जाता है। नहीं, कई लोग होते हैं जिनको सर्दी खांसी जल्दी पकड़ लेती है, आपको नहीं होती, क्योंकि वो वल्नरेबल है, थोड़ी बहुत एलर्जी का कंपोनेंट है, उनको पकड़ लेगा। तो ऐसे ही कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको दौरा आसानी से आ सकता है तो उनको आ जाता है। तो बेसिक फर्स्ट एड ड्यूरिंग दौरा क्या है? जो फर्स्ट एड होता है, सबसे पहले अगर परिवार में किसी को रूटीन बेसिस पे दौरे का पेशेंट है, एपिलेप्सी का पेशेंट है, तो उनको क्या करना चाहिए? घर में दौरा पड़ा, सबसे पहले आप पेशेंट को एक सेफ जगह पर लेटा दीजिए। ज़मीन ही चलेगी, फुटपाथ चलेगा, सोफ़ा चलेगा, बट ऐसी सेफ जगह पर लेटा दीजिए जहाँ से उसको फर्दर डैमेज ना हो। गिर के कहीं आपने टेबल पर लेटा दिया और आप थोड़ा सा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए, पेशेंट नीचे गिर गया तो इंजरी हो जाएगी बिना मतलब में। तो सेफ जगह पर लेटा दीजिए, चाहे कोई चोट वोट ना लग पाए। सेकंड, उसको बाईं करवट में, लेफ्ट करवट में लेटा दीजिए। हल्का सा गर्दन को एक्सटेंड कर दीजिए, गर्दन को थोड़ा सा बाहर की तरफ,
थूक निकल रहा है, निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर जीभ कटी हुई है या उसने दोनों दांतों के बीच में जीभ दबा रखी है तो उसमें कोई हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उंगली उजड़ के उसकी जीभ बचा लूँगा, चम्मच डाल देता हूँ। नहीं, ऐसा करने से या तो चम्मच पेन में आपने डाल दिया तो आप उसको डैमेज करोगे, या आपने उंगली उजड़ दी, वो बाइट कर लेगा, आपकी उंगली कट भी सकती है, डैमेज हो सकता है। ये वो चाह के नहीं कर रहा है, ये बॉडी में ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसकी विम्स में नहीं है कि उसको कंट्रोल कर पाए, क्योंकि होश में ही नहीं है। तो ये करना है एंड वेट फॉर सम टाइम कि 2-4 मिनट के अंदर दौरा अपने आप सबसाइड हो जाता है। आमतौर पे जो लोग दौरे के पेशेंट्स होते हैं उनकी फैमिली वाले को भी न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं, इंजेक्शन स्प्रे होता है मिडाजोलम का स्प्रे, वो दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है। मैं तो सिखाता हूँ कि जब कभी भी ऐसा हो, ऐसी पोजीशन में लेके एक आदमी उनको हैंडल करे, वो स्प्रे लाके कुछ स्प्रे इस नाक में, कुछ स्प्रे इस नाक में लगा के आप उसको होल्ड करके देखिए, सेटल हो जाएगा। वो इंजेक्शन, वो स्प्रे आप, इट एक्ट एज इंजेक्शन, वो आपको कुछ समय दे देगा ताकि आप नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाके आप कुछ मेडिकल हेल्प ले सको। ये फर्स्ट एड है। इसके आगे अगर वो दौरा परसिस्ट किए ही जा रहा है, हर 2-2 मिनट पे आ ही जा रहा है, तो घर पे मैनेज नहीं हो पाएगा। आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल लाना ही लाना है। और किसी को फर्स्ट टाइम आया है तो हॉस्पिटल ले ही आइए, जांचें करवाइए कि आपको दौरा क्यों आया। अगर कारण पता लग गया तो वी कैन ट्रीट। कई पेशेंट्स को ब्रेन में टीबी की गांठें होती हैं, कई पेशेंट्स को ब्रेन में कीड़े की गांठ होती है, उसको डील करना पड़ता है। जब वो पता ही नहीं चलेगा तो करेंगे कैसे उसको डील। तो अगर किसी को जीवन में फर्स्ट टाइम आया है तो आप हॉस्पिटल आइए, बिना दिमाग लगाए एंड इन्वेस्टिगेट करवाइए, कारण पता कीजिए। देखिए 100 में से 60-70% ऑफ द टाइम तो कारण पता लग जाते हैं, 25-30% टाइम नहीं पता लगा सकते। वो कुछ जेनेटिक लेवल्स पे होते हैं, तो या तो उसके लिए जेनेटिक स्टडी करें, बट वो अननेसेसरी क्या है। अगर हम रिसर्च ओरिएंटेड हम कुछ टीचिंग कर रहे हैं तो हम उसमें रिसर्च पे जाएं, नहीं तो हम बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं, उसे कहते हैं इडियोपैथिक एपिलेप्सिस। तो बेसिक ट्रीटमेंट देके फिर हम इलाज कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन टाइम और फोन की वजह से लोगों के ब्रेन पर अभी क्या असर पड़ रहा है? देखिए स्क्रीन टाइम एंड टीवी से असर यही पड़ रहा है कि उनका जो अटेंशन स्पैन है कम हो गया है। जो कंसंट्रेशन उनको चाहिए किसी काम को परफॉर्म करने के लिए वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सुना भी होगा कि डोपामिन रिलीज होता है, हल्का सा नोटिफिकेशन है तुरंत देख लिया, हाँ कुछ ना कुछ है चल रहा है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हर बात पे मोबाइल देखने लगूँ तो ऑब्वियसली मैं आपको फोकस नहीं कर पाऊंगा। ऑफ कोर्स, ठीक है ना। सेम प्रॉब्लम, अब इतने ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्टेड हैं जिसकी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। अब रात भर आप 3-4 बजे तक आप लगे हुए हैं रील्स देखने में, तो ऑब्वियसली नींद खराब होगी। नींद खराब होगी, आपकी मेमोरी इश्यूज चालू होंगे, हेडेक चालू होगा, आप फॉगी रहेंगे, आप उतना टेंशन से काम नहीं, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने काम पे, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी। फिर आपके सीनियर्स हैं जो सुपरवाइजर हैं वो आपको बोलेंगे, फिर आप चिड़चिड़े रहोगे क्योंकि सोए नहीं हो। तो दीज थिंग्स, ये इसका रिपल इफेक्ट है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्क्रीन टाइम हमने देख लिया तो आधा घंटा 1 घंटा इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, बशर्ते वो आपकी जो ह्यूमन लाइफ है, दोस्तों से बात कर रहे हैं, खाने के टाइम पे आपने कभी बीच में जब कोई काम नहीं है, आप खाली बैठे हैं 5-10 मिनट के लिए आपने देख लिया, दैट्स ओके। फोन यूजफुल भी है बट इसका देखिए एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो एक्सेस ऑफ फोन इज ऑल्सो बैड, एक्सेस ऑफ पानी और ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैड। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो सेम एक्सेस ऑफ फोन इज ऑल्सो बैड, एक्सेस ऑफ टीवी इज ऑल्सो बैड, क्योंकि वो आपकी जो ह्यूमन लाइफ है उसको काफ़ी हद तक हैम्पर कर देगी। एक आखिरी सवाल है कि आज के टाइम में जब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, कॉलेज के बाद लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट लाइफ, अभी कॉर्पोरेट लाइफ का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मोस्टली कॉर्पोरेट लाइफ में लोग स्क्रीन्स पर ही काम करते हैं। तो ऐसे में कोई 3 गोल्डन रूल्स जो कि उनके ब्रेन को मतलब हेल्दी रख सके और उन्हें कम प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप सब, इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। जो क्वेश्चन आपने पूछा है, इसमें कुछ प्रिकॉशंस ही हैं जिसको आप फॉलो करेंगे रूटीन बेसिस पे तो यू विल बी ओके। फर्स्ट, यू हैव टू हैव प्रॉपर हाइड्रेशन, हेल्दी डाइट। ठीक, हेल्दी डाइट में क्या, चिप्स एंड मोमोज ये सब नहीं। आप हरी सब्जियां अपनी डाइट में रखिए, फ्रूट्स अपनी डाइट में रखिए, नॉर्मल जो रूटीन घर में जो खाना पहले खाते थे वो खाइए। ठीक,
पिज़्ज़ा बर्गर ये डेली खाने नहीं है, वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके, बट डेली नहीं चलेगा, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ओवरऑल। सेकंड, अगर आप कम हाइड्रेटेड हैं, पानी नहीं कम पिएंगे, थकावट रहेगी आपको, क्योंकि वैसे भी धूप से आजकल एक्सपोजर तो है नहीं, विटामिन डी तो वैसे ही कम रहेगा आपका। थोड़ा आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपकी हॉबी है आउटडोर एक्टिविटीज़ खेलना, वेरी गुड, गो एंड प्ले बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी आपको सही लगे यू प्ले। कुछ मेंटल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, जैसे क्रॉसवर्ड्स हो गए, पजल्स हो गए, सुडोकू हो गया, कुछ भी आपको सही लगता है कि हाँ मैं कुछ एनालिटिकल काम कर रहा हूँ, यू इन्वॉल्व योरसेल्फ। चेस हो गया, प्ले, ये आपकी मेंटल एक्टिविटी को हेल्दी रखेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आप प्लीज़, आप 1 घंटे कंप्यूटर पर बैठे हैं, आप 5 मिनट उठ के थोड़ा टहल लीजिए, मसल्स को स्ट्रेच कर लीजिए, फिर आप बैठ जाइए। सेम, जस्ट कीप फॉलोइंग दिस एवरी ईयर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जॉब प्रोफाइल को तो हम बदल नहीं सकते हैं, बट यस हम अपने आप को कितना अडेप्ट कर सकते हैं उस जॉब प्रोफाइल के लिए, दैट इज़ गुड। एंड कोशिश कीजिए, ट्राई टू बी एज ह्यूमन एज पॉसिबल, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में वो चार्म नहीं है जो एक ह्यूमन टू ह्यूमन टच, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट में है। फ़ोन, मोबाइल, गिफ्ट्स ये अपनी जगह पे हैं, बट एक ह्यूमन, अगर आप परेशान हैं, आज तो खैर एआई भी आ गया, तो अब एआई से यू कैन डिस्कस, यू कैन टॉक, बट बेटर रहेगा कि आपका कोई फ्रेंड है, 2-4 लोग हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ बैठ के बात कीजिए इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग द रील्स, तो वो आपको ज़्यादा सोशल वैल्यू देगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर आभास कुमार। मैं आशा करती हूँ कि हमारे बीच का कॉन्वर्जेशन आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्जेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। धन्यवाद।